आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खमा गणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों आज है 20 सितंबर और 5 करंट अफेयर्स जो आज के मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो आपके सामने है। दोस्तों देखो, मैं डिटेल में यहाँ पर डिस्कस नहीं करती क्योंकि मैंने जैसे आपसे वादा किया है कि ना मैं सिर्फ 5 ही टॉपिक डिस्कस करूँगी। और सच में तो सच बात यह है कि डेली के न्यूज़पेपर में 5 टॉपिक ढूंढना भी जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है मुश्किल हो जाता है। कई बार मुझे 4 ही खबरें मिलती है, कई बार 3 ही, कई बार 5 से ज़्यादा भी मिल जाती है। तो अगर जिस दिन मुझे ऐसी खबरें नहीं मिलती हैं उस दिन मैं आपके लिए कोई पुरानी इंपॉर्टेंट न्यूज़ डाल दिया करूँगी, है ना, जो कि मेरी नज़र में इम्पोर्टेंट है। और अगर जैसे कि आप है ना, आप क्या कर सकते हो, आपको अगर और बेहतर तैयारी करनी है तो इन मुद्दों पर आप और ज़्यादा वो कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो। कि जैसे मैंने आपको कल एशिया कप पढ़ाया था, तो मैंने सिर्फ एशिया कप इतना ही बताया था कि कौन सी टीम विजेता हुई है। आप है ना पूरा रिसर्च कर सकते हो और उसमें लिख सकते हो अपनी कॉपी में कि एशिया कप कब से शुरू हुआ, किन किन देशों के बीच में खेला जाता है, कौन कितनी बार जीता। इस तरह से डिटेल में अगर आप न्यूज़ बनाना चाहो तो देखो यार, कुछ काम तो आपको भी करना पड़ेगा कि आप उसकी विस्तृत में लिख लो। अगर मैं आपको डिटेल में पढ़ाने लगी, वैसे मुझे छोटी चीज़ें पढ़ाने में मज़ा भी नहीं आता, पर मैं डिटेल में पढ़ाने लगी तो डेली के वीडियोस लंबे हो जाएंगे, फिर आप कहोगे कि मैडम इतना लंबा वीडियो है ये वो। तो इसलिए मैं कोशिश करूँगी 10 मिनट से कम के अपने वीडियो रहे, ठीक है। और एक बात और कुछ बोल रही थी, मैं भूल गई। चलो शुरू करते हैं न्यूज़। पहली न्यूज़ हमारी है, सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट पर बिना पासपोर्ट प्रवेश, 2024 से बायोमेट्रिक सिस्टम शुरू। तो सबसे पहले इस न्यूज़ में हमें याद रखना है चांगी एयरपोर्ट आखिर है कहाँ पे। तो ये सिंगापुर में स्थित है और इस एयरपोर्ट पर पहली बार दुनिया में बिना पासपोर्ट के एंट्री और एग्जिट का सिस्टम किया गया है। यहाँ पे जैसे मेट्रो वगैरह में टोकन मिलता है वैसे इसमें टोकन मिलेगा और उस टोकन से ही हमारी बायोमेट्रिक पहचान ऑटोमेटिक हो जाएगी। अगर हम एयरपोर्ट में प्रवेश करेंगे ना तो वहाँ पे बायोमेट्रिक सिस्टम लगा होगा, ऑटोमेटिक हमारी पहचान हो जाएगी। तो ऐसा करने वाला चांगी एयरपोर्ट दुनिया का पहला एयरपोर्ट है। तो यह कहाँ स्थित है? सिंगापुर में। तो आपसे अगर क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह से बन सकता है कि दुनिया में वह पहला एयरपोर्ट कहाँ कौन सा है जिसपे बायोमेट्रिक सिस्टम शुरू किया गया है पहचान के लिए, तो आप चांगी एयरपोर्ट का नाम लिख सकते हो। एक बन सकता है चांगी एयरपोर्ट आखिर है कहाँ पे, तो सिंगापुर में, ठीक है। एक ये रिपोर्ट आई थी आज के पेपर में कि दुनिया के 50,000 बांधों की उम्र पूरी, और इनमें सबसे ज़्यादा चीन और अमेरिका के। तो यूएसए की यूएन की एक यूएन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर वाटर एनवायरनमेंट एंड हेल्थ की ये रिपोर्ट एक संस्था है। और इसमें अभी देखो ये रिपोर्ट आई क्यों है, अभी कुछ दिन पहले ना लीबिया में एक बांध टूट गया था, इस पर लिखा भी हुआ है। एक बांध टूट गया था जिसमें 11,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी और 10,000 से ज़्यादा लोग आज भी वहाँ लापता हैं। और वहाँ पे देखो ये जो फोटो दी गई है ना, ये चल रहा है कि वहाँ मेयर के घर के आग लगा दी क्योंकि वो बांध पहले से चेतावनी वाले सिस्टम में था और उस पर ध्यान नहीं दिया गया। मतलब रिपेयर करवाना था, वो नहीं करवाया गया और आखिरकार वो बांध टूट गया। तो ऐसी जर्जर स्थिति में जो बांध है उन पे हाल ही में यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर वाटर एनवायरनमेंट ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत करी है और इसके भी रिसर्चर का नाम है डोमिंडा पेरेरो। ये सब अपन को याद नहीं रखना है, अपन को जो मेन चीज़ है ना वो, एक तो इस संस्था का नाम थोड़ा सा याद रख सकते हो कि हो सकता है ये बांध सीरिया वाला इतनी चर्चा में, लीबिया वाला इतनी चर्चा में होता है तो कि भाई कौन सी संस्था ने रिपोर्ट प्रकाशित करी है। तो यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर वाटर एनवायरनमेंट एंड हेल्थ इसने करी है। इसने कहा है कि दुनिया भर के बहुत सारे ऐसे बांध हैं जो कि इसने 50,000 से भी ज़्यादा बांधों का अध्ययन किया है और इसने कहा है कि अगर किसी बांध की उम्र, जो बांध की सामान्य उम्र होती है वो 50 साल होती है, और अगर उसको रिपेयर कर दिया जाए तो उसकी उम्र 50 साल और बढ़ जाती है ना। मतलब मैक्सिमम उम्र रिपेयर के बाद में 100 साल हो जाती है। और जो परेरा है, मतलब जो रिसर्चर है, उन्होंने बोला है कि बहुत सारे देश ऐसे हैं जिसमें 50 साल से ज़्यादा पुराने बांध हैं। इसमें चीन चीन में इन बांधों की संख्या सबसे अधिक है कि चीन में कुल 98,000 बांध हैं और जिसमें से बहुत सारे बांध अभी जर्जर अवस्था में हैं। और अमेरिका दूसरे नंबर पे है इसमें, और अमेरिका में लगभग 91,000 बांध है और उसमें से भी बहुत सारे बांध हैं जो कि 65 साल पुराने हैं। तो अमेरिका का पहला, सॉरी, चाइना का पहला स्थान है जर्जर बांधों की स्थिति में और अमेरिका का दूसरा स्थान है। होना भी था क्योंकि बांध इनमें अपन से बहुत ज़्यादा है, इंडिया से बहुत ज़्यादा बांध है। तो इन लोगों ने चेताया है कि यार अभी रिपेयर कर लो, अदरवाइज तो लीबिया जैसी स्थिति
और यहाँ मतलब इन लोगों के यहाँ या अपने यहाँ भी हो सकती है। क्या इंडिया के भी कोई बांध का नाम है? तो बिल्कुल इंडिया का भी एक बांध है, मुल्ला पेरियार बांध। अगर आप पुराने पहले से न्यूज़ पढ़ रहे हो तो केरल और तमिलनाडु में इस बांध को लेकर वैसे भी विवाद रहता है, क्योंकि यह बांध जो है वो दोनों की सीमा पर स्थित है ना। इस बांध को लेकर इसने कहा है, मतलब इस रिपोर्ट में कहा गया है कि यह बांध भी 127 साल पुराना है और टूटने के कगार पर है। तो यह भी अपने जर्जर बांधों की स्थिति में, इंडिया में जो अगर किसी बांध का जिक्र किया है तो उन्होंने इस बांध का किया है। इस बांध के लिए पहले ही वहाँ के लोकल लोग जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चुके हैं, वहाँ के लोकल कोर्ट में भी याचिका दायर कर चुके हैं कि भाई बांध को रिपेयर किया जाए या जो भी है पानी कम रखा जाए इसमें। तो अभी उस पर बात चल रही है। भाई देखो ऐसा है कि यार बातें तो चलती रहती है और कई बार दुर्घटना घट जाती है, तो हमें भी ऑब्वियस सी बात है ध्यान देने की ज़रूरत है। ये कह भी रहे हैं, देखो इसमें लिखा भी गया है कि 2021 दिसंबर में जब बारिश आई थी तो बांध का जलस्तर 141 पहुंच गया था, जिससे बहुत ज़्यादा खतरा हो गया था कि बांध कहीं टूट ना जाए। और अगर यह बांध टूटता है तो 35 लाख लोगों का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। तो बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है। मुल्ला पेरियार बांध अपना वैसे भी चर्चा में रहता है, केरल और तमिलनाडु की सीमा पे स्थित है। और क्योंकि अब इस रिपोर्ट में भी इस बांध का जिक्र हुआ है तो अपन को इसकी स्थिति भी याद रखनी है। 3 चीज़ें याद हो गई देखो इस क्वेश्चन से। पहली तो कि अभी हाल ही में कहाँ पे बांध टूटने से मतलब कि बाढ़ आई थी, तो लीबिया के डेना शहर में एक बांध टूटा था जिससे 11,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। देखो ये तब की खबर है जब हम न्यूज़ नहीं पढ़ने लगे थे, है ना। लेकिन फिर भी ये न्यूज़ कवर हो गई ना हमारी। यही है करंट अफेयर की खासियत कि अगर हम पढ़ते रहेंगे तो पुरानी करंट अफेयर ऑटोमेटिक कवर हो जाती है अगर हम रेगुलर चल रहे हैं तो। और नई वाली का ऑटोमेटिक रिवीजन होता रहता है पुरानी वाली से, है ना। दूसरा हमने ये पढ़ा कि कौन सी संस्था है जो रिपोर्ट छापती है। तीसरा हमने ये पढ़ा कौन से 2 देश हैं जहाँ पे सर्वाधिक खतरे वाले बांध है। और चौथा हमने ये पढ़ा कि भारत का कौन सा बांध है। वैसे तो भारत में बहुत सारे बांध है, लेकिन एक बांध का जिक्र जो इस रिपोर्ट में हुआ है मुल्ला पेरियार बांध, वो कहाँ का है, 127 साल पुराना है और कौन सा बांध है। ये सब चीज़ें याद रख सकते हैं। देखो बाकी जो 2 ही न्यूज़ आज के पेपर में इंपॉर्टेंट मुझे मिली, बाकी जो न्यूज़ है वो मैंने मैगजीन्स वगैरह से उठाई है कि यार 5 न्यूज़ देने का मैंने वादा किया था, तो आपके लिए 5 न्यूज़ मैं कोशिश करूँगी कि लेकर ही आऊँ। वैसे 5 न्यूज़ यार बहुत हो जाती है डेली के हिसाब से। देखो एक दिन के 5 क्वेश्चन कर रहे हो तो क्या नाम है, 30 दिन के कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, 30 दिन के हो जाएंगे 150 क्वेश्चन। तो 150 क्वेश्चन बहुत हो जाते हैं ना, कि एक महीने के अगर आपके पास में 150 क्वेश्चन हो जाते हैं तो शानदार करंट अफेयर हो जाती है। और कभी कभी पेपर में नहीं मिलती है इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़, फालतू की न्यूज़ ज़्यादा रहती है, इसलिए मैंने ये वाली उठा ली। अभी अगस्त में ही हाल ही में हमारे चुनाव आयोग ने ब्रांड एम्बेसडर चुना है अपना, मतलब नेशनल आइकन चुना है। वो किसे चुना है, तो वो सचिन तेंदुलकर जी को चुनाव आयोग ने अपना नेशनल आइकन चुना है। तो इसमें लिखा गया है कि चुनाव आयोग ने सचिन तेंदुलकर को 3 साल के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। वे मतदाता जागरूकता और शिक्षा आयोग के नेशनल आइकन होंगे। और इससे पहले जो चुनाव आयोग के नेशनल आइकन थे वे थे पंकज त्रिपाठी। तो हाल ही में कौन है, सचिन तेंदुलकर है। कितने साल के लिए रहेंगे, 3 साल के लिए। इनसे पहले कौन थे, पंकज त्रिपाठी जी। और कब चुना गया है, अभी 21 अगस्त को ही चुना गया है, लेटेस्ट ही न्यूज़ है ये, ठीक है। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब बहुत ज़्यादा। अब देखो आप कहते हो ना मैडम पॉलिटी हिस्ट्री में भी करंट अफेयर होते हैं क्या, ऐसे करंट अफेयर होते हैं पॉलिटी हिस्ट्री में भी। चुनाव आयुक्त को चयन करने के लिए स्वतंत्र पैनल में कौन कौन शामिल होगा। पहले जो चुनाव आयुक्त का चयन होता था वो होता था कि कैबिनेट मतलब केंद्र सरकार जो है एक नाम की सिफारिश कर देता था और उसको राष्ट्रपति नियुक्त कर देता था। लेकिन अब चुनाव आयोग को नियुक्त करने का तरीका चेंज कर दिया। तो ये आप पॉलिटी की जो भी आपकी किताबें हैं उनमें भी अलग से नोट करके लिख लेना कि अब जो चुनाव आयुक्त का चयन किया जाएगा वो एक समिति के द्वारा किया जाएगा। उस समिति में 3 सदस्य होंगे, एक प्रधानमंत्री, एक लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और एक मुख्य न्यायाधीश। जो एक तो मुख्य न्यायाधीश है भारत के वो, एक हमारे प्रधानमंत्री जी, और एक जो भी लोकसभा में प्रतिपक्ष पार्टी के नेता हैं वो होंगे, 3 होंगे। तो यहाँ लिखा गया है हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि देश में अब चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भी कॉलेजियम की तरह ही स्वतंत्र पैनल के द्वारा की जाएगी। कॉलेजियम वह प्रथा है जिससे खुद कोर्ट में न्यायाधीशों का चुनाव होता है ना, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों का चुनाव होता है, वह प्रथा है कॉलेजियम। तो कम वैसी सी ही पद्धति अब चुनाव आयुक्त को नियुक्त करने में लगाई जाएगी। इस पैनल में मतलब एक एक जो पैनल बनाया जाएगा उसमें 3 लोग होंगे, एक प्रधानमंत्री, एक अपने सीजेआई और एक अपना लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष। और ये सिफारिश करेंगे जिस नाम की, उनकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। और वर्तमान में जो चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्तिकर्ता कौन है, केंद्र सरकार की सिफारिश
पर संविधान के अनुच्छेद 324(2) के तहत राष्ट्रपति करते हैं। मतलब केंद्र सरकार किसी व्यक्ति की सिफारिश करती थी और राष्ट्रपति उनका नाम नियुक्त कर देते थे। अनुच्छेद 324 में हमारा चुनाव आयुक्त दिया गया है और 324(2) में उनकी नियुक्ति दी गई है। ठीक है, और इनका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष या 65 साल की आयु जो भी होता है वो होता है। और चुनाव आयुक्त का जो दर्जा होता है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होता है। मतलब उनके बराबरी सैलरी, भत्ते और सुविधाएं उनको मिलती हैं। और मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद में महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, जबकि अन्य चुनाव आयुक्तों को राष्ट्रपति हटा सकते हैं। जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है उनको कौन हटाएगा? उसको तो बिल्कुल महाभियोग जैसे लगता है राष्ट्रपति पर और न्यायाधीशों पर, उस तरह से कार्य करेंगे। और जो अन्य चुनाव आयुक्त हैं उनको राष्ट्रपति हटा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें 4-5 बातें हो गई कि देखो, पहले चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, पहले तो चुनाव आयुक्त कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? 324 में। चुनाव आयुक्त के जो नियुक्ति है वो कौन से में दी गई थी? 324(2) में। कैसे करते थे? केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति करते थे। अब कैसे करेंगे? अब एक पैनल का गठन होगा जिसमें पीएम सॉरी गाइस, तबीयत रिकवर कर रही हूँ मैं, लेकिन टाइम लगेगा है ना होने में। आप सब लोग बोल भी रहे हो तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो प्रधानमंत्री, लोकसभा नेता प्रतिपक्ष होंगे और जो हमारे मुख्य न्यायाधीश, जिसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, वो होंगे। उनकी जो मतलब आयु होती है, कितने साल तक काम कर सकते हैं वो, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। और वेतन सुविधाएं जो मिलती हैं वो मुख्य न्यायाधीश के बराबर इनको मिलती है। और महाभियोग द्वारा इनको हटा सकते हैं और अन्य को राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, शानदार क्वेश्चन कवर हो गया। पॉलिटी में भी लिख लेना और यहाँ भी लिख लेना। दिल्ली में दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय बनाया जा रहा है जिसे नाम दिया गया है। देखो, 2 हमने चीज़ों की बात करी। अच्छा बताओ, हाल ही में 2 हमने चीज़ों की बात करी। एक वो जो भारत में, जहाँ पे G20 सम्मेलन हुआ, और एक वो जो कल मैंने आपको न्यूज़ में पढ़ाया था कि हमारा मतलब दुनिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर। कौन से 2 नाम बताए थे मैंने? दोनों के नाम बताना ज़रा। ऐसा ही एक और बन रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय। इसका नाम है युगे युगीन भारत। क्या नाम है? युगे युगीन भारत। यह भी सेम दिल्ली में बनाया जा रहा है, नॉर्थ साउथ ब्लॉक में बनाया जाएगा। इसमें 8 थीम पर आधारित खंड होंगे जो 5000 साल पुराने इतिहास की कहानी बयां करेंगे। इस संग्रहालय में मतलब एक म्यूजियम बनाया जाएगा जिसमें 8 थीम होंगी और हमारे 5000 साल से भी पुरानी चीज़ें इसमें रखी जाएंगी। इस संग्रहालय में हमारे वेद, उपनिषद, प्राचीन चिकित्सा ज्ञान, मौर्य गुप्त साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, मुगल साम्राज्य, औपनिवेशिक साम्राज्य और ये 1947 के बाद के 100 वर्षों के खंड भी शामिल होंगे। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री ने भारत मंडपम के उद्घाटन के दौरान करी। तो एक चीज़ का तो आपको आंसर मिल गया होगा कि एक संस्था तो थी भारत मंडपम, जिसमें हमारा G20 सम्मेलन हुआ था। उस उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि एक ऐसा म्यूजियम हम एक और बना रहे हैं जिसका नाम होगा युगे युगीन भारत। इसमें हमारी सारा इतिहास, 5000 साल से लेकर अब तक का इतिहास रखा जाएगा, 1947 के बाद तक का इतिहास रखा जाएगा। सोचो कितना शानदार होगा। एक म्यूजियम में जाएंगे अपन और हम वेदों से लेकर अब तक की सारी चीज़ें वहाँ पे देख सुन सकेंगे, पढ़ सकेंगे। तो बड़ी अच्छी चीज़ एक और बन रही है हमारे यहाँ पे, युगे युगीन भारत। तो अगर पूछ लिया जाए तो आपको आंसर इसका आना चाहिए। सॉरी वीडियो लंबा हो गया क्योंकि चुनाव आयोग वाला क्वेश्चन समझाने वाला था तो मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अपने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट और सजेशन करते रहिएगा। और हाँ, बहुत सारे लोग आप में से क्वेश्चन पूछते हैं मैडम आपसे कॉन्टैक्ट कैसे करें। तो देखो, इस चीज़ के लिए अगर आप पूछ रहे हो मैडम मुझे ना फर्स्ट ग्रेड बनना है, मुझे बुक लिस्ट बता दीजिए, मुझे स्ट्रेटेजी बता दीजिए, यार ये सही, यही तो वीडियो मैं डालती हूँ मेरे चैनल पे। तो इन चीज़ों के लिए तो देखो मैसेज मत करना। कई सारी लड़कियाँ ऐसी हैं जिनकी मतलब पर्सनल भी मतलब कैरियर वाइज लड़कियों की थोड़ी ज़्यादा होती है। तो उन लोगों को मैं कहूँगी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी आईडी दी गई है, मतलब मेल आईडी दी गई है रानू खांडल के नाम से। उस पर आप मैसेज कर देना, मेरे तक मैसेज पहुंच जाएगा आपका। ठीक है, और यार मैसेज तभी करना जब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कुछ आपको पूछनी हो, जो आपको अदर सोर्स से कहीं से भी मदद नहीं मिल रही हो, वैसी चीज़ें ही पूछना है ना। यार फालतू के मैसेज मत किया करो। मतलब भी नहीं होता कोई उनको पढ़ने का और फालतू फ़ोन भी पड़ जाता है। तो थोड़ा सा यार करियर संबंधित कोई बात हो तभी मैसेज करना। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।